नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। लास्ट वीक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क रिसेंटली इनॉग्रेटेड विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option C, 2 only, statement 1 and 3 गलत है। देखिए दोस्तों, रिसेंटली एक हर्बल पार्क इनोग्रेट हुआ था। इसकी स्पेशलिटी ये है, ये इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड हर्बल पार्क है, मतलब 11,000 फीट में है। तो ऑब्वियसली ये हिमालयन रीजन में होगा। 11,000 फीट मतलब कहाँ पे? उत्तराखंड के एक नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट है चमोली। इधर एक नॉर्थर्न मोस्ट विलेज है माना विलेज, जो इंडिया चाइना बॉर्डर के पास आता है, राइट। और बद्रीनाथ टेम्पल भी पास में है। एंड पार्क के बारे में कुछ डिटेल्स लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। अब हमारा स्टेटमेंट सब देख लीजिए। हर्बल पार्क इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 11,000 फीट क्लोज टू इंडो चाइना बॉर्डर एट नेलोंग वैली उत्तराखंड। ये गलत है दोस्तों, एक्चुअली माना विलेज में है, तो ये गलत है। ठीक है, इतना तक सही है। इंडो चाइना बॉर्डर 11,000 फीट, ये सब सही है। सेकंड क्या है? इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कैंपा स्कीम, कॉम्पनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये क्या होता है दोस्तों? जब कुछ भी काम के लिए डिफोरेस्टेशन करते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो किसके लिए काटते हैं? कभी रोड्स बनाने के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, तो इसके अगेंस्ट अफोरेस्टेशन के लिए एक फंड बनाया जाता है, मतलब और पेड़ लगाने के लिए। इसको कैंपा स्कीम बोलते हैं। तो ये जो हर्बल पार्क है, ये कैंपा स्कीम के अंदर बनाया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। एंड हर्बल पार्क इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, चमोली एंड रुद्रप्रयाग। ये गलत है दोस्तों। वैसे रुद्रप्रयाग चमोली के लेफ्ट साइड में आता है, एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, पर ये केवल चमोली डिस्ट्रिक्ट में। वैसे ये जो हर्बल पार्क है केवल 3 एकड़ का है, तो इतना बड़ा एरिया तो नहीं है जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वैसे तो हियर आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 2 ओनली। Question number 2. NTPC has commissioned a 25 megawatt project, India's largest floating solar power plant in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर बताइए। Now the answer is option C, 1 and 3 only, statement 2 गलत है। देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने एक 25 मेगावाट प्रोजेक्ट, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, वो सेटअप किया है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये पावर प्लांट जो है ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए दोस्तों, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का फायदा है क्या है? नॉर्मल जो सोलर पावर प्लांट्स रहते हैं या सोलर पैनल्स जब सेटअप करते हैं, वो कहाँ करते हैं? मिट्टी के ऊपर करते हैं, या फिर रूफटॉप भी होता है। अब गुजरात में कई एरिया में रूफटॉप पैनल्स लगाया है, गुजरात, राजस्थान वगैरह में, जहां अच्छा सनलाइट मिलता है। नॉर्मली ये फील्ड के ऊपर होता है, पर ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ होगा? पानी के ऊपर होगा। इसके कई सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहला देखिए, इट रिड्यूसेस टेम्परेचर रिलेटेड लॉसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। देखिए, एक सोलर पैनल में जब सनलाइट हिट करता है तो 3 तरह की लॉसेस होता है। एक तो कुछ हीट री रेडिएट होता है इन्वायरमेंट में, ऑब्वियसली बात है। जब किसी के ऊपर हीट करेगा सनलाइट, उसको गर्म तो करेगा, पर उसके साथ साथ थोड़ा सा री रेडिएट होगा ना। सेकंड ये है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। इसके ऊपर से जब हवा बहती है तो वो कुछ हीट लेके जाएगा, है कि नहीं? कुछ गर्म चीज है, वो गर्म हो रहा है और हवा भी बह रहा है, तो उसकी जो गर्मी वो कम हो जाएगा ना, तो ये एक लॉस है। तीसरा है कंडक्टिव हीट लॉस, मतलब नीचे वाली मीडियम में कुछ हीट ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये तीसरा मैंने जो बोला ना दोस्तों, ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे पानी है और पानी हमेशा कूल रहेगा कंपैरेटिवली, तो इसलिए हीट ट्रांसफर जो है नहीं होगा। तो ये फायदा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का, ये आप ध्यान दीजिएगा। इट रिड्यूसेस टेम्परेचर रिलेटेड लॉसेस एंड दे ऑल्सो इनहेरेंट एडवांटेजेस। और क्या एडवांटेज है? देखिए, नॉर्मली एक सोलर पार्क आपको लगाना है या सोलर पावर प्लांट्स कहीं भी लगाना है तो उतना लैंड कंज्यूम होगा। तो ये वाटर बॉडीज के ऊपर है, तो लैंड कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है ना, वो लैंड आप दूसरे कुछ पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। एंड ये पहला सोलर प्रोजेक्ट है सेटअप अंडर द पावर मिनिस्ट्रीज 2018 फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम। अब ये फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम क्या है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउइंग जनरेटर्स टू सप्लाई फ्रॉम एनी ऑफ देयर सोर्सेस। देखिए, पहले क्या होता था, 2018 से पहले ओनली थर्मल प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वही जनरेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पर ये इंडिया का पता है 175 गीगावाट का ये भी है, टारगेट भी है रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का 2022 तक। तो इसलिए गवर्नमेंट ने काफी सारे चेंजेस किए हैं पॉलिसीज में। तो 2018 में जो फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम आया था, उसमें इन्होंने ये बोला रिन्यूएबल एनर्जी से भी आप जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हो, मतलब सोर्स कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन्होंने बोला, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम, मतलब पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल किया।
सोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एनटीपीसी के बारे में कुछ लिखा है, क्या है, टोटल इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 66,900 मेगावाट। इनका टोटल 71 पावर स्टेशन है जिसमें 29 रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन मतलब ये नहीं है केवल थर्मल पावर ही इनके पास, ठीक है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स भी है। इनका टारगेट कितना है, 60 गीगावाट का है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इतना गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी 2032 तक क्रिएट करना इनका काम है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम सुनते हैं हमको ये लगेगा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम नहीं करता होगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अब एनटीपीसी इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट एनर्जी कंपनी टू डिक्लेयर इट्स एनर्जी कॉम्बैट गोल्स। देखिए एक यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी हुआ था जिसमें कुछ एनर्जी कॉम्बैट गोल सेटअप किए थे। तो इसको हासिल करने वाला या फर्स्ट एनर्जी कंपनी है जो अपना एनर्जी कॉम्बैट गोल्स को डिक्लेयर करने वाला एक कंपनी, मतलब समझ गए ना आप। देखिए एनटीपीसी जो है फर्स्ट एनर्जी कंपनी है टू डिक्लेयर इट्स एनर्जी कॉम्बैट गोल्स, मतलब यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के हिसाब से अपने एनर्जी कॉम्बैट गोल्स डिक्लेयर करने वाला पहला कंपनी है एनटीपीसी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स, This is the first solar project to be set up under flexibilization scheme notified by the government of India in 2018. Very correct. And floating solar increases temperature related losses due to the cooling effect of water they float. अब आप समझ गए ना, एक्चुअली गलत है, ये डिक्रीजेस है, ठीक है। तीसरा तो मैंने आपको अभी भी बोला, तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मथुर मैट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B2 only, स्टेटमेंट 1 and 3 गलत है। देखिए मथुर मैट्स के बारे में आपने सुना ही होगा, रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, हमने वो डेली न्यूज़ में कवर भी किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह की जब न्यूज़ आता है ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। देखिए इसको मधुर कत्ती मैट्स भी बोलते हैं या मथुर मैट्स। दीज आर मैट्स वुवन इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम ए रीड कॉल्ड मथुर कोटिर। तो ये मथुर कोटिर करके एक प्लांट से बनता है बेसिकली, एंड इट रिलेट्स टू द फैमिली साइप्राशिया, राइट। एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है, ये वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है एंड उधर के रूरल इकोनॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड दीज आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, ये इसकी स्पेशलिटी है, कोई सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कुछ नहीं होता, बस नेचुरल फाइबर से बेसिकली ये प्लांट है, ये रीड से बनता है, ठीक है। एंड इसका एक स्पेशलिटी और भी है, इसमें मेनली वीमेन काम करते हैं, मैक्सिमम जो ये मैट का प्रोडक्शन वीमेन करते हैं, औरतें करती है। मैट्स आर वूवन मेनली बाई वीवर्स ऑफ द महिष्या कास्ट। देखिए कौन सा कास्ट है, महिष्या कास्ट, प्रिडोमिनेटली बाई वीमेन, ये मैंने बोला आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है दोस्तों कि मार्च 28, 2018 में इंडियन पेटेंट ऑफिस ग्रांटेड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ए जीए टैग फॉर मधुरकती। ये जो मधुरकती मैट्स इनको जीए टैगिंग भी मिला है कब, 2018 में, राइट। एंड मैसलैंड इज ए फाइन क्वालिटी मथुर मैट विच टेक्स वीक्स टू वीव। एक मैट पूरा रेडी करने में वीक्स लगता है, हफ्ते लगता है। मसलैंड करके एक टाइप ऑफ मथुर मैट है, राइट। देखिए 18th सेंचुरी में बेसिकली 1744 में नवाब अलीबर्दी खान, इनके बारे में आपने सुना ही होगा, issued a charter to landowning Jagirdars in this regard, and as a result it was obligatory to supply muslin mats for use in the collectorate। तो बेसिकली जागीरदारी सिस्टम से आप कलेक्ट कर सकते हो, जितने भी पेसेंट्स है, जो लेबरर्स है, जो मथुर मैट्स बनाते थे, उनको ये मसलन मैट्स देना था उस टाइम पे। ये जागीरदारी सिस्टम आपको पता है ना, जागीर से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो उधर के जितने वीवर्स हैं उनको ये मसलन मैट्स देना था उस टाइम पे। तो 18th सेंचुरी का एक कनेक्शन है मसलन मैट्स का। डिजाइन एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज डिटरमाइन द प्राइस ऑफ मथुर। तो इसका रेट जो है ना दोस्तों 1 लाख तक होता है, उस आर्टिकल में ऐसे लिखा हुआ था। अब देखिए इट वॉज अवार्डेड द जीए टैग बाई जीए रजिस्ट्री इन अप्रैल 2021। ये गलत है क्योंकि 2018 में ही मिल गया था इनको जीए टैगिंग। एंड ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड इन वेस्ट बंगाल these mats were collected as revenue under the जागीरदारी सिस्टम। देखिए जागीरदारी सिस्टम के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था ना, तो रेवेन्यू के बदले में ये मैट्स भी कलेक्ट करते थे 18th सेंचुरी में। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। एंड दे आर मेड फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर्स, ये गलत है, ओनली नेचुरल फाइबर से बनता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोफिलिक पॉलीयूरेथीन एक्रिलेट HPUA वाज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट रिसेंटली सीन न्यूज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आंसर इज ऑप्शन डी, स्वेट पावर्ड बैटरी। देखिए रिसेंटली एक न्यूज आया था कि साइंटिस्ट फ्रॉम नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर हैव इंट्रोड्यूस्ड ए स्ट्रेचेबल बैटरी। बेसिकली ह्यूमन पर्सपिरेशन से या ह्यूमन स्वेट से चार्ज होने वाला एक बैटरी इन्होंने इन्वेंट किया है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर से। इसमें एक इंडियन भी इंक्लूडेड है, इसलिए न्यूज में आया था। वैसे देखिए दोस्तों
ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पक्का पूछता है। देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, बेसिकली बैटरी में इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, आपने सुना होगा कैथोड एनोड वगैरह। तो ये हाइड्रोफिलिक पॉलीयूरेथीन एक्रिलेट से बना हुआ है, राइट। इतना ही जानना है आपको, ज्यादा कुछ इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए। हाइड्रोफिलिक पॉलीयूरेथीन एक्रिलेट किसमें यूज होता है? स्वेट पावर्ड बैटरीज में। अगला क्वेश्चन, देवन रक्यात एंड देवन नगरा आर द लोअर एंड अपर हाउसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, मलेशिया। देखिए पार्लियामेंट ऑफ मलेशिया का बाइकैमल पार्लियामेंट है बेसिकली। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारा लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट है। इनका देखिए देवन रक्यात जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, देवन नगरा जो सेनेट है, एंड यांगडी परतुआन आगोंग जो किंग है, इनका हेड ऑफ स्टेट है। तो एक मोनार्कियल गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हो साथ साथ में। टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूजुअली रेफर्स टू मेंबर ऑफ देवन रक्यात द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेनेटर मतलब देवन नगरा का मेंबर, राइट। सो आंसर इज हियर ऑप्शन ए, मलेशिया। Question number 6. Which of the following agitations can be related to Malabar Rebellion or Mopla Uprising or Mapla Revolt happened in 1921? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A, 1 and 2 only statement, 3 and 4 गलत है। देखिए दोस्तों, खिलाफत एजिटेशन एंड वैगन ट्रेजेडी, ये जो मलबार रिबेलियन है ये काफी न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR ने अपना मैटियर्स लिस्ट में से या फ्रीडम फाइटर्स के लिस्ट में से मलबार रिबेलियन का एक इंपॉर्टेंट लीडर उनका नाम हटा दिया, वारियम कुन्नत अहमद हाजी करके। तो इसलिए काफी कंट्रोवर्शियल रहा था और अभी भी केरला में इसके अगेंस्ट कुछ मूवमेंट्स वगैरह चल रहा है कि ऐसे कैसे रिमूव कर लिया, वो एक फ्रीडम फाइटर थे करके। अब देखिए दोस्तों, इसका कुछ हिस्ट्री में इधर लिखा हूं। इसका ट्रिगर हुआ था एक्चुअली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब महात्मा गांधी जी लॉन्च किए थे 1920 में, अलॉन्ग विथ खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था। इन दोनों से इंस्पायर होके एक्चुअली मलबार रिबेलियन हुआ था। बेसिकली एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट फ्यूअल बाय दिस एजिटेशंस अफेक्टेड द मुस्लिम मापलास। मुस्लिम मापलास मतलब वो होते हैं दोस्तों केरला के, नॉर्थर्न केरला में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको मुस्लिम मापलास बोलते हैं। बेसिकली साउथ मलबार रीजन, मलबार रीजन मतलब समझ गए ना आप, जो नॉर्थ केरला रीजन को मलबार रीजन बोलते हैं। न्यू टेनेंसी लॉस, एक लॉ प्रमोलगेट हुआ था बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ टिप्पू सुल्तान इन 1799। और टिप्पू सुल्तान का डेथ कब हुआ था? 4th एंग्लो मैसूर वार में। तब ये मलबार जो है ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर आ गया, वो भी कौन सा प्रेसिडेंसी के अंदर? मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। तो ब्रिटिश ने न्यू टेनेंसी लॉस प्रमोलगेट कर लिया, ठीक है। वो जन्मीज को, जन्मी मतलब जो लैंडलॉर्ड्स है ना दोस्तों, उसको मलयालम में जन्मी बोलते हैं, जन्मीज को फेवर कर रहा था। तो ऑब्वियस ही बात है जो पेसेंट्स है, जो लेबरर्स है, वो एजिटेट हो गए और इनके अगेंस्ट वो जो मूवमेंट किया, इसी को मलबार रिबेलियन बोलते हैं। अब इसके बारे में बहुत कुछ बताना पड़ेगा, बताना है तो अगर आप चाहे तो मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मलबार रिबेलियन के बारे में, या फिर ये वारियम कुन्नत अहमद हाजी के बारे में, ठीक है। अब इसमें कम्युनल एंगल भी हुआ था। बेसिकली लैंडलॉर्ड्स जो थे वो मैक्सिमम हिंदू थे, नंबूदिरी ब्राह्मण्स थे, एंड टेनेंट्स जो है मैक्सिमम मापला मुस्लिम्स थे, क्योंकि नॉर्थर्न केरला में मैक्सिमम आपको मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगा। अब फिर रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। रिवोल्ट में पहला महात्मा गांधी सपोर्ट करते थे, पर इसके बाद जब वायलेंस शुरू हो गया महात्मा गांधी इतना सपोर्ट नहीं किया। फिर एक कोलैप्स तब हुआ बाय द एंड ऑफ 1921, ब्रिटिश फोर्सेस ने पूरे रिवोल्ट को क्रश किया बेसिकली। इसके साथ साथ 1921 नवंबर को एक वैगन ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें मोपला प्रिजनर्स को ये जो ब्रिटिश है वो एक वैगन में, वैगन मतलब ट्रेन का एक डिब्बा में एकदम टाइट भर के तिरूर से लेके पोडनूर तक, पोडनूर मतलब एक थोड़ी सी दूरी है, ट्रेन में घुसा के ना इतने ज्यादा प्रिजनर्स को एक ही कंपार्टमेंट में घुसा के ये लोग दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर कर रहा था। और ये सफोकेशन की वजह से क्या हो गया, इसमें से काफी लोग मर गए। इसको वैगन ट्रेजेडी बोलते हैं, ठीक है। और दिस इज पार्ट ऑफ दिस मलबार रिबेलियन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, ध्यान दीजिएगा वैगन ट्रेजेडी के बारे में। वैसे मैं बताऊं एनसीईआरटीज में वैगन ट्रेजेडी के बारे में लिखा हुआ है, आप शायद पढ़े भी होंगे। सो हियर और आंसर इज ऑप्शन 1 and 2। इसमें जो पुन्नप्रा वायलर अपराइजिंग एंड आर्टिकल रिवोल्ट जो है ये अलग है, ये भी एक टाइप का आप बोल सकते हो हमारा इंडिया का फ्रीडम फाइटिंग से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली पुन्नप्रा वायलर जो है ये बेसिकली केरला हिस्ट्री से आप रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल रिवोल्ट भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही था, केरला के एक राजा था पड़ोसी राजा करके, उन्होंने फाइट किया था, वो है आर्टिकल रिवोल्ट। तो ये दोनों आप 1921 मूवमेंट से रिलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। पुन्नप्रा वायलर काफी बाद में हुआ था एंड आर्टिकल रिवोल्ट काफी पहले हुआ था। 1921 के टाइम पे यही दोनों हुआ था। हियर आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2।
क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेस्पेक्ट टू द चकमास एंड हाजोंग्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए चकमास एंड हाजोंग्स के बारे में काफी न्यूज आया था, इनका सिटीजनशिप को लेके काफी इश्यूज अभी भी चल रहा है और बात यह है इनके पास अभी भी सिटीजनशिप एंड लैंड राइट्स नहीं है, पर स्टेट गवर्नमेंट जो है बेसिक अम्यूनिटीज उनको प्रोवाइड करता है। और अरुणाचल प्रदेश एरिया में तो काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था उनको सिटीजनशिप नहीं देना करके, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कभी एक बात बोला था, सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग भी आया था, इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इनको सिटीजनशिप देना है तो दे दो, आप डिसाइड कर लो करके। पर अरुणाचल प्रदेश एरिया में काफी मूवमेंट्स हुआ था इनको सिटीजनशिप नहीं देना है करके, ठीक है। वैसे बिलोंग करते चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स ऑफ एर्स्टवेल ईस्ट पाकिस्तान, मतलब अभी की जो बांग्लादेश है वहीं से वो बिलोंग करते हैं। 1960s में उधर एक कप्ताई डैम प्रोजेक्ट हुआ था जिसकी वजह से रिजर्वायर एरिया पूरा पानी के अंदर हो गया जहां ये लोग रहते थे। ऊपर से ये चकमास जो है बुद्धिस्ट है एंड हाजोंग्स जो है हिंदूज है, तो आपको पता ही उधर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन तो हुआ ही होगा माइनॉरिटीज का, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था तब। एंड ये सबकी वजह से उधर से माइग्रेट होकर ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में आ गया। अभी अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, कई एरिया में आपको मिलेगा। हाजोंग आर द 4th लार्जेस्ट एथनिसिटी ऑफ मेघालय। मेघालय के 4th लार्जेस्ट एथनिसिटी है। मेघालय का सबसे टॉप एथनिसिटी कौन है? वो खासी ट्राइब्स है, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। चकमास एंड हाजोंग्स आर एथनिक पीपल हु लिव्ड इन चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स, मोस्ट ऑफ विच आर लोकेटेड इन बांग्लादेश। वेरी करेक्ट। अब चकमास आर द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप एंड मेकअप हाफ ऑफ द रीजन्स पॉपुलेशन। देखिए चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स एरिया में यह बात सही है, चकमा हाफ ऑफ द रीजन्स पॉपुलेशन है। एट प्रेजेंट हाजोंग आर द लार्जेस्ट एथनिसिटी इन मेघालय। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मेघालय के लार्जेस्ट एथनिसिटी कौन सा है? खासी है। खासी हिल्स भी आपने सुना होगा, एक ट्राइब है मेघालय का। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, राफा बॉर्डर समटाइम्स सीन इन न्यूज इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, इजिप्ट गाजा बॉर्डर। देखिए राफा बॉर्डर से रिलेटेड एक वीडियो हमने किया था, काफी न्यूज आया था उधर से, बर्निंग टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। हाशिद द्विवेदी नाम के साथ आप सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, काफी इंफॉर्मेटिव है। राफा बॉर्डर आपको इधर दिखेगा दोस्तों, इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच में, राइट। अगर जूम आउट करके देखोगे ये इजिप्ट है, ये इजराइल है। इजराइल का साउथ वेस्टर्न पोर्शन में मेडिटेरेनियन सी के साथ मिला हुआ है। गाजा स्ट्रिप जो है, इधर एक वेस्ट बैंक भी है। वैसे इसराइल किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है, साउथर्न साइड में इजिप्ट है, फिर जॉर्दान, फिर सीरिया एंड ऊपर लेबनान। ये सब आप ध्यान दीजिएगा। सो हियर योर आंसर इज ऑप्शन सी, इजिप्ट गाजा बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 9, consider the following statements regarding the procedure to arrest a cabinet minister in India which are correct। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B 3 only, statement 1 and 2 गलत है। देखिए रिसेंटली महाराष्ट्र में से एक कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट किया था उधर के स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ये न्यूज में है। प्रोसीजर क्या देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कैबिनेट मिनिस्टर मैक्सिमम केसेस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है। वो कौन सा केस है जब एक कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकता? वो है 6 महीने के लिए मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। किसी को भी एक कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं, पर 6 महीने के अंदर उनको एमपी बनना पड़ेगा। ये आपको पता ही होगा। इसका आर्टिकल क्या है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। पार्लियामेंट के लिए अलग होता है एंड स्टेट लेजिस्लेटर के लिए भी अलग अलग आर्टिकल होता है, ठीक है। अब देखिए, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, कैबिनेट मिनिस्टर कैन बी अरेस्टेड बाय ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। देखिए अगर क्रिमिनल केस है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस इन्होंने किया है, तो कभी भी इनको अरेस्ट कर सकता है। वैसे सिविल केसेस के लिए पार्लियामेंट ने इम्यूनिटी दिया हुआ है, एक प्रिविलेज दिया हुआ है, इनको अरेस्ट नहीं कर सकता करके। पर वो भी व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन एंड 40 days बिफोर इट्स कमेंसमेंट एंड 40 days आफ्टर इट्स कंक्लूजन। मतलब एक तो पार्लियामेंट जब सेशन में है और इसे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, इतने दिन तक इम्यूनिटी है, एक प्रिविलेज दिया हुआ है, इनको अरेस्ट नहीं कर सकता, वो भी सिविल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, सीधा सीधा अरेस्ट किया जाएगा। और आज पर सेक्शन 22 अल्फा ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द राज्यसभा क्या कहता है कि अगर इनको अरेस्ट किया है तो राज्यसभा चेयरमैन को या फिर लोकसभा स्पीकर को इंटीमेट करना जरूरी है, ठीक है, अबाउट द अरेस्ट, प्लेस ऑफ डिटेंशन एंड इम्प्रिजनमेंट इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्म। ये आप ध्यान दीजिएगा, राइट। आप देखिए, if parliament is not in session, cabinet minister can be arrested for a criminal offense without intimating the presiding officer। without intimating लिखा है। देखिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हमेशा स्पीकर या चेयरमैन के अंदर जाते हैं, उधर पार्लियामेंट का स्ट्रेंथ में आता है, तो इनको बताना जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर पार्लियामेंट सेशन में हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इन सिविल केसेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ओनली व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन।
ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों? ओनली व्हेन पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इनकी इम्यूनिटी है, वो भी सिविल केसेस के लिए। तीसरा क्या है? प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट डज नॉट एक्सटेंड टू क्रिमिनल ऑफेंसेस और केसेस ऑफ डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। दिस इज वेरी मच करेक्ट। सो हियर आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B 2 and 3 only, स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट होने वाला है, टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगा हमारा 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस का, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 34 हो जाएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगा आपको। पहला वाला सेंटेंस आप छोड़ दीजिए, पुराना है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था। क्या बोला? व्यू ऑफ सीजीआई इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। अगर सीजीआई सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कुछ ओपिनियन बोला या फॉरवर्ड किया तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है। पर साथ साथ में कोर्ट ने यह भी बोला जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे कोई ओपिनियन देते हैं प्रेसिडेंट को, दे हैव टू कंसल्ट 2 ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस। मतलब एक कोलिजियम जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 2 जजेस भी होंगे। इन तीनों मिलके करना है डिसीजन किस किस को सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट करना है या नहीं। ठीक है, समझ गए? आप देखिए सीजी इज द सोल अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने वाला जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, ही इज द सोल अथॉरिटी। पर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन बिटवीन सीजीआई प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट के बीच में कुछ ओपिनियन डिफरेंस आ गया कि प्रेसिडेंट बोल रहा है इनको आप मत अपॉइंट करो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई ओपिनियन डिफरेंस आ गया ना, तो इधर वेटेज ज्यादा किसको है? प्रेसिडेंट को नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता ही होगा, एक तो सिटीजन होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 5 years जज ऑफ ए हाई कोर्ट रहना चाहिए और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन एंड at least 10 years on the advocate of high court or 2 or more such courts in succession in the opinion of president is a distinguished jurist। तो देखिए अब हमारा स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। इट इज मैंडेटरी दैट बिफोर अपॉइंटेड एज ए एससी जज ही और शी हैज टू सर्व एज ए हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years। ये गलत है, मैंने आपको क्या बोला था? और लिखा हुआ है हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 years एंड एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट, ये भी तो हो सकता है। देखिए अगर हाई कोर्ट जज है तो 5 साल, अगर आप हाई कोर्ट के एडवोकेट प्रैक्टिस किया है 10 साल, वो भी सही है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट गलत है। सीजी इज द सोल अथॉरिटी टू इनिशिएट, ये बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन बिटवीन सीजी एंड प्रेसिडेंट, व्यू एक्सप्रेस बाय सीजीए विल हैव ए प्राइमरी, बिल्कुल सही। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। Question number 11. You are sailing in a ship starting from Taganrog Gulf in Sea of Azov. You reached Sea of Marmara. Then you crossed the Aegean Sea and days after you entered the Atlantic Ocean. Arrange the following straits you must have crossed from starting to end of your journey. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option 4, 1, 2, 3। पहले हम मैप देख लेते हैं दोस्तों, these are very important। टगनरोग गल्फ आपको सी ऑफ अजोव में मिलेगा। ये जो सी ऑफ अजोव है ब्लैक सी का पार्ट है, इतना क्लियर है। अब सी ऑफ अजोव के ऊपर आपको टगनरोग गल्फ इधर दिख रहा है, इधर से आपने सेलिंग स्टार्ट किया, इधर से सी ऑफ अजोव में पहुंचे, सी ऑफ अजोव से आप ये स्ट्रेट को क्रॉस किया, दिस स्ट्रेट इज कॉल्ड कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट आप ब्लैक सी में पहुंचे, ब्लैक सी से सीधा आप कहां पहुंचे? सी ऑफ मरमरा में। अब सी ऑफ मरमरा पहुंचने के लिए आपको एक स्ट्रेट क्रॉस करना पड़ेगा, वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू आप सी ऑफ मरमरा में पहुंचे, सी ऑफ मरमरा से आप एगन सी में निकले और एक स्ट्रेट से, वो है डर्डेनालस स्ट्रेट। इतने में रुकिए। आप देखिए तो सबसे पहले आपको क्या मिल गया? स्ट्रेट ऑफ कर्च मिल गया, फिर आपको स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस मिला, फिर स्ट्रेट ऑफ डर्डेनालस। अब स्ट्रेट ऑफ डर्डेनालस से आप एगन सी में पहुंचे। ठीक है, एगन सी से पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी से मान लीजिए ऐसे मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी से आपको बाहर निकलना है अटलांटिक ओशन में, तो ये जो स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये तो आपको पता ही होगा, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है, इधर आपको स्पेन मिलेगा, इधर आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मोरक्को मिलेगा, तो स्पेन एंड मोरक्को के बीच में से आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। तो हियर और आंसर विल बी सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ कर्च 4, फिर स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस 1, फिर स्ट्रेट ऑफ डर्डेनालस 2 एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फाइनली 3। सो आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 12. Consider the following statements regarding National Asset Monetization Pipeline NMP which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए।
नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 2 ओनली, स्टेटमेंट 1 एंड 3 गलत है। देखिए नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन, ये आप अक्सर सुन रहे होंगे आजकल न्यूज में, इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा घर है और आपकी फैमिली में मेंबर्स है 4, और उस घर में कम से कम 10 रूम्स है, बड़े बड़े 10 रूम्स है, किचन हॉल सब मिला के। अब आपको रहने के लिए इसमें टोटल 4 रूम चाहिए होगा। 2 रूम में आपकी फैमिली रह जाएंगे और एक किचन हॉल सब कुछ मिला के आपको 4 या 5 रूम से ज्यादा नहीं चाहिए। अब बाकी जो 5 रूम है वो ऐसे ही बंद पड़ा है, अंडर यूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है, तो इससे आपका कोई फायदा है नहीं, पर आप इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, पक्का कर सकता है। कैसे? इन 5 रूम को आप रेंट पे दे दो, तो क्या होगा, ये रूम भी अच्छा सा यूटिलाइज होगा, उसका मेंटेनेंस भी होगा और उससे आपको कुछ रेवेन्यू भी मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अपने कुछ सेक्टर्स में रेवेन्यू जनरेट करने का ऑप्शन कुछ प्राइवेट एंटिटीज को दिया जाएगा कुछ साल के लिए, परमानेंट नहीं दिया जाएगा, ओनली रेवेन्यू रेट्स दिया जा रहा है, ओनरशिप नहीं देगा, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब देखिए एसेट्स ऑन द एनएमपी लिस्ट कौन कौन सा है? 26,700 किलोमीटर रोड से, रेलवे स्टेशन है, ट्रेन ऑपरेशन है, ट्रैक्स है, पावर ट्रांसमिशन लाइन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर एसेट्स है, फाइबर एसेट्स है, टेलीकॉम सेक्टर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस टाइप का सारे सेक्टर में नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन लाने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाएगा और वो रेवेन्यू गवर्नमेंट दूसरे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। अच्छा प्लान है ना, पर कुछ लोग समझ रहा है ये प्राइवेटाइजेशन है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं देश को बेच रहा है। ऐसा नहीं होता, कुछ साल के लिए लीज में दिया जा रहा है, उधर से रेवेन्यू आप कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को भी एक पार्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फॉर इंस्टेंस आर द की स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू मोनेटाइज असेट्स इन द रोड्स एंड पावर सेक्टर्स। देखिए इसके लिए कुछ एंटिटीज है, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, मान लो एक रोड बना रहा है, 25,000 किलोमीटर का रोड बना रहा है। अब गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ गए, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्रिएट करेगा, जिसमें दूसरे कंपनी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको बोलेगा गवर्नमेंट भाई हमारे पास पैसे नहीं है, पर जब इसका काम अच्छी तरह आप कंप्लीट करोगे, आपका जितना पैसे खर्च होगे और आपका जो प्रॉफिट है वो पूरा आप उधरी से रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट कर लो। अब रोड पे कैसे रेवेन्यू होगा? एक तो होगा रोड के ऊपर टोल टैक्स लगा सकते हैं, दूसरा है रोड के साइड में वो चाहे तो कोई एडवर्टाइजमेंट्स लगा सकते हैं। तो इसी तरह कैसे भी करके अब रेवेन्यू कमाओ और इसके बाद आपकी रेवेन्यू पूरी खत्म हो जाएगा ना, मतलब पूरा आप कलेक्ट करोगे, इसके बाद गवर्नमेंट को ओनरशिप ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज समझना होगा, ये जो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होता, टेम्पररी रेवेन्यू राइट्स दिया जा रहा है, राइट? आप देखिए समझ गए ना बेसिक। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इट एम्स टू अनलॉक वैल्यू इन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स बाय एंगेजिंग प्राइवेट सेक्टर। ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब वो प्रोजेक्ट्स होता है दोस्तों जिसमें ऑलरेडी एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर हो। देखिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होता है एक ऐसे एक प्लेन जगह होगा, इसमें आपको बिल्डिंग्स क्रिएट करना होगा, इसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब मान लीजिए ए प्रोजेक्ट जहां बिल्डिंग वगैरह ऑलरेडी बन गया, इस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करना है तो इसको ब्राउनफील्ड बोलेगा। अगर एकदम जीरो से शुरू करना है इसको ग्रीनफील्ड बोलेगा। एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में जैसे अभी हमारा रेलवे से वो एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर है, बना हुआ रोड से, पावर ट्रांसमिशन लाइन से, वो सब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है। तो ऐसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स है। तो ऐसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करने वाला जो प्रोसेस है एंड ट्रांसफरिंग टू देम द रेवेन्यू राइट्स एंड ओनरशिप इन द प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है, यही गलत है। इधर रेवेन्यू राइट्स ठीक है, ओनरशिप नहीं दिया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज वन ऑफ द की स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू मोनेटाइज एसेट्स इन द रोड्स एंड पावर सेक्टर्स। ये मैंने आपको बता दिया, ये सही है। तीसरा क्या है? ओनली टेलीकॉम सेक्टर हैज बीन एक्सक्लूडेड। ऐसा कुछ नहीं, टेलीकॉम सेक्टर भी है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट वही कर रहा है, रेवेन्यू कैसे भी कमाना है, गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी है, इसलिए गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज लेके आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी 2 ओनली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इज प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न स्टेट यूटी। बिल्कुल सही। देखिए नेशनल पार्क को डिक्लेयर करने वाला जो काम है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को डिक्लेयर करने वाला जो काम है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पर एक बार डिक्लेयर होने के बाद इसकी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन किसका है? पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का है। यह आप ध्यान दीजिएगा।
परमिशन फॉर माइनिंग कैनॉट बी ग्रांटेड इनसाइड एनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि 2006 में एक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग था, केस था टीएन गोदवम्मन तिरुमुलपाड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन ऑथर्स। इस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला परमिशन फॉर माइनिंग कैनॉट बी ग्रांटेड इनसाइड एनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर आप किसी भी तरह का माइनिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो। पर अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, देखिए नेशनल पार्क से नीचे क्लासिफिकेशन होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट होता है, इस तरह की कई सारे क्लासिफिकेशन है। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आप कर सकते हो माइनिंग प्रियर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर प्रोविजन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1980। इस एक्ट के अंदर जो कुछ प्रोविजन है, कुछ क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रियर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, तब जाके आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में माइनिंग एक्टिविटीज कर सकते हो, राइट। आप देखिए स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। पहला तो मैंने बोला सही है, सेकंड भी सही है, तीसरा क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज कैन बी परमिटेड इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज, ये मैंने अभी आपको बोला। तो तीनों स्टेटमेंट इधर सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 15, recently Animal Discovery 2020 was prepared by Zoological Survey of India and released by Environment Ministry. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option C 2 and 3 only, statement 1 गलत है। देखिए दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एनिमल डिस्कवरी 2020 करके एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया हैज एडेड 557 न्यू स्पीशीज टू इट्स फोना। देखिए फोना मतलब क्या है, जितने एनिमल स्पीशीज हैं, ठीक है। फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीशीज है, आपने सुना होगा फोना एंड फ्लोरा करके। तो इंडिया का टोटल फोनल स्पीशीज ये 557 ऐड होने के बाद कितना हो गया, 1,02,718। ये आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से इंडिया इज पोजीशन 8th इन द मेगा बायोडाइवर्सिटी। देखिए इतना होने के बावजूद इंडिया का पोजीशन 8th है और इंडिया का ट्री एंड फॉरेस्ट कवर कितना है, 23.39%। अब इधर बायोडी इंडेक्स के बारे में बताया हुआ है, ये क्या है, इट इज कैलकुलेटेड बाय इट्स परसेंटेज ऑफ स्पीशीज इन ईच ग्रुप रिलेटेड टू टोटल ग्लोबल नंबर ऑफ स्पीशीज। मतलब देखिए हमारे देश में एक स्पीशीज कितना है और ग्लोबली कितना है, उसका एक कंपैरिजन है बेसिकली बायोडी जो है, राइट। एनिमल डिस्कवरीज आर द ओनली ऑथेंटिक सोर्स ऑफ फॉनल डिस्कवरीज ऑफ इंडिया। देखिए कोई और एजेंसी सर्वे करके कोई रिपोर्ट पब्लिश करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए एकदम ऑथेंटिक सोर्स ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एनिमल डिस्कवरी 2020 रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो डाटा के ऊपर आप रिले कर सकते हो, 1,02,718 फॉनल स्पीशीज है इंडिया में। अब आप स्टेटमेंट देख लीजिए क्या लिखा है। एज पर द रिपोर्ट इट शोज दैट इंडिया इज पोजीशन फर्स्ट, इधर ही गलत हो गया, इंडिया का पोजीशन क्या है, 8th है। इंडिया रिप्रेजेंट्स 4 of the 34 ग्लोबली आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये मैंने अलग से ऐड किया स्टेटमेंट। देखिए दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मतलब क्या है, टोटल 34 है ग्लोबली आइडेंटिफाइड, इसमें से 4 इंडिया का पार्ट है। इंडिया में कौन कौन से बता देता हूं, एक के हिमालयास, दूसरा है वेस्टर्न घाट्स जिसमें श्रीलंका भी आता है, तीसरा है सुंडालैंड। सुंडालैंड मतलब बेसिकली वो इंडोनेशियन सुमात्रन एरिया है, पर निकोबार, अंडमान एंड निकोबार का जो निकोबार एरिया है ना, वो भी सुंडालैंड का पार्ट है, तो ये भी इंडिया का पार्ट हो गया थोड़ा सा। चौथा है इंडो बर्मीज रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हमारा, ये तो ये चारों जो है इंडिया में आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। ये कोई क्रेडिट नहीं है, इसका मतलब ये है इधर की जो बायोडाइवर्सिटी है धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। एंड तीसरा स्टेटमेंट है अबाउट 23.39% ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, बिल्कुल सही। सो आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट, ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।